नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सीजीएल 2024 के आंसर की आ चुकी है और दो शिफ्ट में ये पेपर हुआ था सीजीएल मेंस का, एक 18 तारीख को और एक 20 तारीख को। देखो बच्चे, जब भी कोई आंसर की आती है हमारा काम सबसे पहले ये रहता है कि उस आंसर की पे पूरा एनालिसिस किया जाए, कोई क्वेश्चन गलत है सही है ये देखा जाए ताकि बच्चे क्लेम कर सकें और सबसे पहले और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाए। सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन तरीके से सिखाना वो भी जरूरी है। आपने रीजनिंग सीखी है या नहीं सीखी ये मैं नहीं जानता, बट इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चल जाए। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चंस का जरूर सॉल्यूशन देखते हैं और सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट बता रहा हूं, सिलेक्टेड कैंडिडेट मतलब होने वाला है ना। मैं तो मान के ही चलूंगा ना कि उनका होगा तो सिलेक्टेड ही बोलूंगा उनको, तो आपका भी होगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो 18 तारीख के मेंस के सीजीएल मेंस में कैसे कैसे सवाल आए हैं, किस किस तरीके से किस किस चैप्टर से सवाल आए हैं ये आपको पता चलेगा। सबसे पहला सवाल है डाइस से रिलेटेड, और जब भी दो डाइस दे रखी हैं बच्चे, मैं हमेशा सिखाता हूं कि दो डाइस अगर दे रखी हैं तो कॉमन लेटर देख लो, कॉमन नंबर देख लो। कॉमन है तो कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा। देखो बच्चे, टी के अपोजिट पूछा है तो टी के अपोजिट, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा। इन सारे नंबरिंग में ऐसा कौन सा लेटर है जो यहां दिखाई नहीं दे रहा? पी इसमें भी नहीं है और पी इसमें भी नहीं है, तो पी इज द राइट आंसर। टी के अपोजिट पी होगा और पी आंसर बनेगा। कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई ना दे, है ना। ये तो बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर क्यू के अपोजिट पूछ लेता, एस के अपोजिट पूछ लेता तो क्या करते? तो बच्चे टी से क्लॉकवाइज चलते और लिख लेते टी क्यू वी, फिर टी से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे और लिख लेंगे। वी के अपोजिट पूछता तो एस होता, यू के अपोजिट पूछता तो क्यू होता और टी के अपोजिट पी होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया और कंसेप्चुअल तरीके से भी आपको सिखा दिया कि किसी और के अपोजिट पूछ ले। तो दूसरा जो है मीनिंगफुल ऑर्डर, वर्ड अरेंजमेंट में दो टाइप सबसे ज्यादा आती हैं, एक डिक्शनरी के अनुसार और एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अनुसार। कई बार मीनिंगफुल ऑर्डर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। हमें नहीं पता कि डिजाइन पहले होगा कि डेवलप पहले होगा कि टेस्ट पहले होगा कि इंप्लीमेंट पहले होगा कि कंसेप्चुअल पहले होगा। लेकिन उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनका आपको कंफर्म मालूम है, वही आपकी मदद करेंगे बच्चे। कुछ वर्ड्स जैसे इस डिजाइन में, डेवलप में, टेस्ट में, इंप्लीमेंट में, कंसेप्चुअलाइज में, सब में एक बात तो पता चल रही है कि कोई चीज बनाई जा रही है, और कोई चीज बनाई जा रही है तो कोई भी चीज बनाने के बाद इंप्लीमेंट की जाती है। इंप्लीमेंट, जैसे मैं कोई कंसेप्ट बनाऊं तो उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पे सब पे लगा करके देख लिया, इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी कि लास्ट में इंप्लीमेंट होगा, ये कंफर्म है। अब आप कहोगे गुरुजी लास्ट में इंप्लीमेंट होगा तो मतलब 5 लास्ट में जाएगा, गलत। एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन वाइज चलना है, गलत पूरा नहीं सेट करना है आंसर। अब आप कहोगे अगर 2 ऑप्शन में 5 होता तो भी, अगर उस पूरे में देखें तो शुरुआत पे और लास्ट पे फोकस करना। कंसेप्चुअलाइज जो है पहले होगा, कोई कंसेप्ट बनाया जाएगा फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले कंसेप्चुअलाइज होगा, कंसेप्ट बनाया जाएगा, उसके बाद उसका डिजाइन बनाया जाएगा, फिर उसके बाद डिजाइन के बाद उसको डेवलप किया जाएगा, फिर डेवलप करने के बाद टेस्ट तो कर ले कि टेस्ट सही है कि नहीं, और उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें नॉट बिलोंग दे रखा है, यानी कि एक डिफरेंट छाटना है। तो एक डिफरेंट छाटने की अगर मैं बात करूं तो बच्चे देखो, इसकी भी दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी भी दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी भी दोनों की सेम डायरेक्शन है और इसकी भी दोनों की सेम डायरेक्शन है, बट ये एक ऐसा है जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन है। इसमें सर्कल ऊपर की तरफ है, इसमें सर्कल नीचे की तरफ है, तो सी अलग है, डिफरेंट है। एक्चुअल में बच्चे टी को 90 डिग्री रोटेट कर दिया था, इस एरो को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया था, ए को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया था, इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया था, बट इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो नीचे की तरफ एरो आएगी, ऊपर की तरफ सर्कल चला जाएगा, नीचे की तरफ
एरो आ जाएगी, ऊपर की तरफ सर्कल चला जाएगा। ये तो ठीक बनाया बट ये गलत बना दिया, इसलिए ये डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में ये सवाल हर साल आता है और हर बार आता है और बार बार आता है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन वाइज किया जाता है। ये देखना होता है कि सेम पैटर्न लागू हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन वाइज ही चलेंगे, ये याद रखना। हैस अब देखो एक बात देखो बच्चे, बीईजे 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 3 ऑप्शन में तो ज्यादा चांसेज है, मैं ये एक्यूरेट नहीं बता रहा बट ज्यादा चांसेज है कि बीईजे आएगा ही आएगा। वजह बता रहा हूं मैं, ये प्रीवियस ईयर के ऊपर रिसर्च करके बताता हूं कि ज्यादातर यही रहता है कि जो ज्यादा बार हो आएगा ही आएगा। अगर मान लो एक और हेल्प मिलेगी, अगर मान लो बीईजे नहीं मिला, बीईजे नहीं मिला तो हमारा काम तो वैसे ही बन गया है ना, कि तीनों ऑप्शन एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, फिर बीबीजी आ जाएगा, और मिला तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि पहले हैश की जगह हम बीईजे लिख करके देखते हैं। बीईजे लिख करके अगर हम देखते हैं तो XAF दे रखा है, देखो हैश की जगह बीईजे लिख दिया। अगर ये गलत साबित हो गया तो सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ए आंसर बन जाएगा। अगर गलत साबित नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। अब बीईजे XAF अगर मैंने लिख दिया तो अगले में SVA। अब इसमें ये देखना होता बच्चे कि सेम पैटर्न, परसेंटेज की जगह क्या रखें, सेम पैटर्न लागू होना चाहिए। ऐसा क्या लॉजिक है कि बी से सेम पैटर्न लग करके एक्स बन जाए। देखो बच्चे बी 2 नंबर पे है और एक्स 24 नंबर पे है, यानी कि बी से एक्स -4 हुआ है, -4 हुआ है, बी से x -4 है। तो s से हम -4 करेंगे तो बच्चे o बनेगा, s से -4 अगर हम करेंगे तो o बनेगा, -4 करेंगे तो o बनेगा, ये गलत o बना रखा है। E से A फिर से -4 हुआ है तो V से -4 करेंगे तो R बनेगा। उसके बाद J से F फिर से -4 हुआ है तो A से -4 करेंगे तो W बनेगा, और जो कि ORW दे रखा है। D गलत, मैंने आपको कहा था BEG से ज्यादा चांसेज हैं, तो डी इज द राइट आंसर। सेम पैटर्न यहां लागू होता है और सेम यहां लागू होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखना बच्चे कि जब भी पॉइंट में आ जाए तो इसका मतलब पॉइंट में ऐड या मल्टीप्लाई जरूर है, तभी तो पॉइंट में आ पाएगा। तो पॉइंट में ऐड या मल्टीप्लाई जरूर है, या पॉइंट में सब्ट्रैक्ट होकर के जरूर है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनटू 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 4.5 बन जाएगा, और 0.5 ही ऐड कर दें। मेरे क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, एक भी। 0.5 प्लस 0.5 सेम क्वेश्चन करा रखा मैंने क्लास में, सेम क्वेश्चन है ना, इंटू 1 + 1 एज इट इज क्वेश्चन करा रखा है, इंटू 2, ठीक है, सॉरी, इंटू 1.5 + 1.5, आधा आधा बढ़ रहा है ना, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 इंटू 2 है ना, 1.5 से फिर 2 बढ़ेगा, इंटू 2 + 2, फिर अगले में क्या होगा, इंटू 2.5 + 2.5। 23 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2.5 और ऐड कर देंगे। जिस नंबर, मतलब पैटर्न ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इंटू x प्लस x कर दिया, इंटू x प्लस x कर दिया, ठीक है। तो 24 इंटू 2.5 कर लो, 60 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 60 इज द राइट आंसर, ठीक है, डन है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, सीरीज के अकॉर्डिंग है। सीरीज के अकॉर्डिंग है तो हमें ये देखना है कि ये जो रोटेशन हुई है ये किस तरीके से कैसे कैसे हुई है, टी कैसे कैसे कहां कहां गया है। टी पहले यहां गया, फिर टी यहां गया, फिर टी नीचे आ गया,
तो अब टी यहां चला जाएगा और टी यहां चला जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट देखो, स्टार यहां चला गया, फिर स्टार यहां आ जाएगा, स्टार यहां चला गया, फिर स्टार यहां आ जाएगा, फिर स्टार यहां चला गया, अब स्टार फिर यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां स्टार आ जाएगा, दो ऑप्शन फिर से कैंसिल। फिगर वाले क्वेश्चन में हमेशा 3 ऑप्शन गलत करेंगे, एक आंसर अपने आप निकल जाएगा। सारा पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से, बड़ा आसान सवाल आया था। मिरर इमेज में शुरुआत में और लास्ट में जरूर ध्यान रखेंगे, शुरुआत में और लास्ट में जरूर ध्यान रखेंगे कि 2 बनेगा और यहां पर y सेम बनेगा, तो 2 उल्टा बनना चाहिए, गलत, एक ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ई बनेगा, ई भी किस तरीके से बनेगा। ई तीनों में, भाई तीनों ऑप्शन पे नजर मारो ना, तीनों में सेम बना रखा है, क्यों ध्यान दे रहे हो। बी भी तीनों में सेम बना रखा है, क्यों ध्यान दे रहे हो। फिर एन बनेगा, ये यू तो नहीं बनेगा ना, एन उल्टा बनेगा, 2 ऑप्शन तो खत्म। अब 2 ऑप्शन में 7 बनेगा, 7 नीचे की तरफ नहीं होगा, 7 उल्टा तो बनेगा बट इस तरीके से उल्टा बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। 3 ऑप्शन गलत करना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा एक्यूरेसी और स्पीड के साथ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक है, सारे सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चंस वही आए हैं जो आते थे प्लस जो मैंने क्लास में करवा रखे हैं। अब सेम पैटर्न इसमें लगेगा, सेम पैटर्न इसमें लगेगा, वही सेम पैटर्न किस में लगेगा ये देखना है। देखो बच्चे, पहले तो क्या कर रखा है, -30 कर रखा है। अगर मैं 215 और 185 की बात करूं तो 215 -30, ठीक है, -30 कितना बन जाएगा, 185, और 185 में -50 कितना बन जाएगा, 135। यानी कि -30 -50 किस में है, पहले में ही -30 है फिर -50 है। फर्स्ट आंसर पे लागू हो गया कि -30 -50, मैंने -30 -50 करा दिया, आपके एग्जाम में -40 -60 आ सकता है, -40 -50 आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कभी बढ़ते क्रम में दे देगा, कभी घटते क्रम में दे देगा, असेंडिंग दे देगा, कभी डिसेंडिंग दे देगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, कितने डिजिट की अनचेंज होगी। तो ऐसे केस में सारी डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग बोला है, बढ़ते क्रम में बोला है, बढ़ते क्रम में बोला है तो बढ़ते क्रम में लगा दो, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद जल्दबाजी में 7 मत लिख देना, 7 गायब है, 8। क्या ये सेम पोजीशन पे नहीं है, नहीं, ये सेम है, ये सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, बाकी कोई भी सेम नहीं है। 2 डिजिट ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो भाई, देखो उसने बोला OPQRST आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल की तरफ चारों तरफ बैठे हैं। 6 लोग हैं बच्चे, तो 6 लोग सर्कुलर टेबल की चारों तरफ बैठे, तो 6 लोग सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठा देते हैं। ठीक है, तो 6 ही है, तो सिंपल है। फेस किस तरफ है, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस है, तो सेंटर की तरफ फेस कर देंगे। उसके बाद P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P T के बाएं दूसरे स्थान पर है, T का दूसरा बायां P दे रखा है, P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P T के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, एस क्यू का तीसरा दायां। देखो पीओटी को कहीं बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीओटी को कहीं पर भी आप बैठा सकते हो। उसके बाद अरेंजमेंट होगी इनके अकॉर्डिंग। एट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू का तीसरा दायां एस है और क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, इन दोनों जगह पर क्यू नहीं हो सकता, यानी कि क्यू या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, है ना। उसने बोला क्यू का थर्ड राइट एस है। देखो बच्चे, अगर क्यू ये होता
तो थर्ड राइट एस बन ही नहीं सकता भाई। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये बायां और ये दायां, तो क्यू का तीसरा दायां ये बन ही नहीं सकता। इस क्यू का तीसरा दायां एस बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्यू नहीं होगा, तो क्यू एक ही जगह होगा और उसका तीसरा दायां एस होगा। ठीक है, क्यू का तीसरा दायां एस होगा। उसके बाद उसने बोला ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस का दूसरा दायां ओ दे रखा है, तो यहां पर ओ होगा और यहां पर आर की जगह एक ही बच गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर बोला है। ओ की स्थिति बतानी है आर के संबंध में। आर से सेकंड लेफ्ट है 1 2, या फिर 1 2 3 4 फोर्थ राइट है। सेकंड लेफ्ट ऑप्शन में मिलेगा या फोर्थ राइट बाएं से दूसरा ऑप्शन में मिलेगा या चौथा दायां ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो ये बाएं से दूसरा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, डन भाई। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। चलो ये देखो, कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट, ये इफेक्ट है। कोज एंड इफेक्ट में क्या होता है, एक कारण होता है, एक प्रभाव होता है। हमें ये देखना होता है किसकी वजह से क्या हुआ है, किस एक दूसरे की वजह से कुछ हुआ है या दोनों प्रभाव हैं, है ना। किस तरीके से एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर दूसरी स्टेटमेंट दी होती है, फिर तीसरी स्टेटमेंट दी होती है ना। कौन सा कोज है, कौन सा प्रभाव है, क्या नहीं है। ठीक है, ये देखा जाता है। लेकिन अब की बार उसने थोड़ा सा बदल दिया। गिवन बिलो एज ए स्टेटमेंट कोज फॉलोड बाय पॉसिबल इफेक्ट। पहले यही देखना होता है कि कौन सा कोज है, कौन सा इफेक्ट है। दो स्टेटमेंट दी जाती है, पहले की वजह से दूसरा हुआ या दूसरे की वजह से पहला हुआ, ऐसा दिया जाता है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। इसने पहले ही डिसाइड कर दिया कोज, कारण शुरू में ही दे दिया, आपको मौका ही नहीं दिया। जब पिछले साल का देखोगे तो किसी एक की वजह से कोई दूसरा हो रहा होता है, हो सकता है पहले की वजह से दूसरा या दूसरे की वजह से पहला, लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार उसने कोज पहले ही लिख करके दे दिया, ये कारण है भाई। अब आपको सीधा प्रभाव ढूंढना है, तो ये तो और भी आसान हो गया। मैनी पीपल इन द सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। शहर एक्स में कई लोगों को इस महीने के एक के बजाय 2 बिजली बिल प्राप्त करने की सूचना दी गई। एक के बजाय 2 बिजली बिल मिल गए। ठीक है ना। रिपोर्ट क्या है, हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 बिजली बिल मिले। पहला, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश द डिटेल्स ऑफ द एरिया वेयर पावर शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। अब एक बात बताओ, विद्युत बोर्ड ने उन क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया जहां कल सिटी एक्स में बिजली कटौती की संभावना है। बात हो रही है एक की बजाय 2 बिजली बिल आ गए और उसका प्रभाव यह पड़ा कल बिजली काट दी जाएगी। अरे इसका प्रभाव इससे कोई मतलब ही नहीं है, एक दूसरे से लिंक ही नहीं है। तो पहला तो ऐसा दे रखा है कि डायरेक्ट देखते ही एक 5वीं क्लास का भी बच्चा बता देगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहे, फालतू की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक बिजली की बजाय 2 बिजली की बिल की, वो बात कर रहा है कल बिजली काट देंगे। अरे ये तो रिलेशन ही नहीं है, कहां की बात कहां फिट कर रहे हैं, तो देखते ही गलत कर दोगे। दूसरा, द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द technical glitch which led to multiple electricity bills being generated would be resolved within 48 hours। सिटी एक्स के नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि तकनीकी गड़बड़ी जिसके कारण कई बिजली बिल उत्पन्न हुए थे, जिसे 48 घंटों के भीतर ठीक कर दिया गया। मेन मुद्दा तो यही था ना भाई, एक की जगह 2 बिजली बिल आ गए तो टेक्निकल ग्लिच आ गया। टेक्निकल ग्लिच तो डिपार्टमेंट की गलती तो डिपार्टमेंट सुधारेगा, तो डिपार्टमेंट को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल उसने कहा 48 घंटे में सुधार हो जाएगा, दूसरा इसका प्रभाव पड़ेगा। Long queues were seen outside the electricity board office in the many localities। कई इलाकों में बिजली बोर्ड के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। अरे भाई एक बात बताओ, एक बिजली बिल की जगह 2 बिजली बिल आ गए तो लोकल लोग, सारे लोग, सिटी एक्स पूरा शहर है, वहां के लोग आसपास के बिजली बोर्ड में तो जाएंगे ना, शिकायत तो बताएंगे ना, जाकर के तो बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, तो लंबी कतारें बनेंगी, भीड़ इकट्ठा होगी, तो दूसरा भी इसका प्रभाव पड़ा। बोथ सेकंड एंड थर्ड आर पॉसिबल, दोनों संभावित प्रभाव हैं, तो ये आपका आंसर जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन इक्वलिटी से रिलेटेड है। देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करना होता है, एक तो या तो इन सारी चेन को कनेक्ट कर लो, सी कॉमन है, सी से कनेक्ट हो जाएगा, या फिर सीधा ऑप्शन वाइज चलो कि जी से सी चेक कर रहे हैं भाई, हमें जी से सी चेक कर रहे हैं, तो जी से सी यहां देखेंगे। अब जी से सी यहां देखेंगे, ठीक है, ठीक, तो सिंपल है, जी से सी यहां देखना है, तो यहां इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू हटेगा बिल्कुल, लेकिन ओपन माउथ सी की तरफ रहेगा भाई, सी जी से बड़ा होगा, सी जी से बड़ा होगा, सी जी से छोटा नहीं होगा, गलत। डी और एफ में अब आप कहोगे गुरुजी डी और एफ तो कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड है ना, डी से सी से एफ, आपको कनेक्ट करना होगा, ये डी से सी एज इट इज लिख दो, डी क्लोज माउथ बंद दे रखा है, डी सी से छोटा है, और सी से एफ फिर चले जाओ, सी की तरफ फिर ओपन माउथ है, और ये नो रिलेशन का केस बन गया, और ये पूरा पढ़ा रखा है मैंने, आप सर्च करके देखो कोडेड इनइक्वालिटी बाय विक्रमजीत सर, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कोडेड इनइक्वालिटी पूरा मिल जाएगा, पढ़ लो भाई, डी और एफ उससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। अब ए और ई में चेक करते हैं, ए और ई में भी इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे, ए से सी से ई, इसमें भी बी के ऊपर नो रिलेशन है, तो ये भी गलत, अरे दो तीनों गलत हो गए, तो इसको चेक ही नहीं करना, वैसे चेक करके भी मैं आपको बता देता हूं कि बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि कॉमन सी था, है ना, सी से फिर ई जाएंगे, और ई से फिर ग्रेटर देन एफ जाएंगे, और एफ से जी जाएंगे, बी और जी में इक्वल टू नहीं आएगा यहां, और इक्वल टू नहीं आएगा, और ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा पेपर मेरे इसी रिकॉर्डेड बैच से आया था और इसी रिकॉर्डेड बैच से आएगा। आप ये रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो अगर आप तरीके से रीजनिंग सीखना चाहते हो। कहां पर मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर रीजनिंग सेक्शन में जाना, और रीजनिंग सेक्शन में जा करके रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेना, जिसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी तो है ही, और ना केवल क्लासेस बल्कि आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे रीजनिंग के, आपको टोटल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी मिलेगा, और डाउट सेशन भी मिलेंगे, और अपडेटेड कंटेंट करने के लिए मैं लाइव भी आता रहूंगा। यानी कि ये सारी चीजें आपको मात्र 699 में मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है तो हमें यह देखना है कि कौन सा डेटा जवाब देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कौन सा डेटा जवाब देने के लिए पर्याप्त है। अब उसने सर्टेन लैंग्वेज कोड फायर इन माउंटेन बोल दिया, CSIPHBO, तो फायर का कोड पूछ, ठीक है, तो फायर का कोड पूछा है। देखो बच्चे, अगर उसने फायर का कोड पूछा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए यूज होगा, दोनों के लिए यूज होगा। तो पहला डेटा देखता हूं। जब पहला डेटा सोल्व करो तो याद रखना बच्चे, अकेला पहला डेटा सोल्व करना है, अकेला पहला डेटा सोल्व करना है। तो अकेला पहला डेटा सोल्व करना है तो देखो, इसको इकट्ठा यूज करो, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये पहले डेटा के भी काम आएगा। अगर मैं माउंटेन देखूं कि माउंटेन माउंटेन कैंसल, BO कैंसल, तब भी फायर के दो कोड बच गए, ये बच गया या ये बच गया, फायर के दो कोड बच गए। अगर माउंटेन माउंटेन को कैंसल कर दूं तो फायर के बच्चे दो कोड बच गए। इस हिसाब से पहले से पता नहीं चल रहा। दूसरे में देखो, आइस एंड फायर, यहां पर फायर कॉमन है, यहां पर भी फायर कॉमन है। इन दोनों में एक कॉमन कौन सा है? SI। एक कॉमन कौन सा है? SI। तो फायर का कोड कौन सा होगा? SI। दूसरे डेटा से पता चल गया। अगर दूसरे से भी पता नहीं चलता तो हम दोनों को मिला करके सोल्व करते, और दोनों को मिला करके सोल्व करते तब पता चल जाता, तब आंसर दे रहे होते हम बोथ सफिशिएंट। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी बाय विक्रमजीत सर सर्च कर लो और पढ़ लो। भाई दूसरा डेटा
अकेला पर्याप्त है और पहला पर्याप्त नहीं है, तो बी इसका जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले में देखो, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, एज इट इज उठा करके दे दिया क्लास नोट्स में से। एसएससी तुम कैसे कैसे क्वेश्चन बना लो, हमारे क्लास नोट से बाहर नहीं जा पाओगे, और ये तो मेंस है भाई। रिकॉग्नाइज में से कौन सा लेना है, उसको लेना, फर्स्ट लेना है, फिर थर्ड लेना है, तीसरा, फिर सेवंथ लेना है, 3 4 5 6 7, आर सी आई, इन 3 वर्ड से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? बन रहा है, बिल्कुल मीनिंगफुल। आर सी आई सी आई आर नहीं बन रहा, आर सी आई नहीं बन रहा, आई सी आर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। फर्स्ट की बजाय वो सेकंड उठा लेता तो आई सी ई से आइस बन जाता, लेकिन आर सी आई से नहीं बन रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इतना आसान है, 2 सेकंड में जवाब देंगे। याद रखना बच्चे, एस का पूछा है तो दोनों में कॉमन निकाल लो। एस यहां है ना, और एस यहां है, तो दोनों में कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या है? कॉमन 3 है, कॉमन 3 है, तो एस का कोड 3 है। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसने बोल दिया कि ये सारी स्टेटमेंट दे दी, कोडेड रिलेशनशिप ही आने लगा है ब्लड रिलेशन की जगह, ये कोड के अनुसार रिलेशन दे दी, और आपको यू से जेड का रिश्ता पूछा है। अब यू से जेड का रिश्ता पूछा है तो पूरी को सोल्व करेंगे। अब देखो, u प्लस वी प्लस का मतलब क्या है बच्चे? मदर, मतलब माँ, यानी कि यू वी की माँ है, यू वी की माँ है। यू ऊपर होगा, वी नीचे होगा, यू वी की माँ है, फीमेल है, यू माँ है, तो मैं माइनस से इंडिकेट कर रहा हूं फीमेल को। उसके बाद फिर डिवाइड का मतलब फादर, मतलब पिता, यानी कि वी पिता हैं डब्ल्यू के, वी पिता हैं डब्ल्यू के। फिर माइनस का मतलब क्या है बच्चे? माइनस का मतलब है ब्रदर, भाई, मतलब यानी कि डब्ल्यू भाई है वाई का, भाई है वाई का। उसके बाद मल्टीप्लाई दे रखा है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चे? वाइफ, पत्नी। मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ, पत्नी, यानी कि वाई पत्नी है जेड की। अब किसका रिश्ता पूछा है? यू जेड से, यू का रिश्ता पूछा है जेड से। अब यू डब्ल्यू की भी दादी है ना, पिता की मां दादी हुई ना, डब्ल्यू की भी दादी है और वाई की भी दादी है। तो जेड की पत्नी वाई पत्नी के पिता की मां है। पत्नी, जेड की पत्नी वाई पत्नी के पिता वी की मां, पत्नी के पिता की मां, यानी कि वाइफ्स फादर मदर। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि कौन सा फॉलो करेगा, एक स्टेटमेंट दे दी। सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर एस employ systematic problem solving approach ensuring efficient and accurate resolution to complex challenges। विशेषज्ञ पहली हल करने वालों के समान, ठीक है। सोल्वर का नाम है, व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिससे जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित हो जाता है। सोल्वर एस जो है, बहुत सारी जो टिपिकल सिचुएशन है उसको सोल्व करने में मदद करता है, और वो उपयोग किसका करता है? समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करके जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक यानी कि एक्यूरेट समाधान सुनिश्चित कर लेता है। ठीक है,
तो देखते हैं, आ जाओ। उसने बोला द एफिशिएंट एंड एक्यूरेसी ऑफ सोलर एस इज रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस मे बी एट्रीब्यूट टू दियर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जटिल चुनौतियों को हल करने में सोलर एस की दक्षता और सटीकता को उनके व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बिल्कुल, एस सोल्व करता है तो जिम्मेदार तो ठहराया जाएगा। सोलर एस यूटिलाइज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिमिलर टू द एक्सपर्ट पजल सॉल्वर। बिल्कुल, ये तो एजीटी स्टेटमेंट से ही उठा लिया है, तो दोनों अनुमान करता है। ठीक है, डन, क्लियर। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा सोचना है, याद रखना। स्टेटमेंट से रिलेट करना हमेशा याद रखना। दूसरे में एजीटी स्टेटमेंट ही उठा करके बोल दिया कि सोल्वर एस यूटिलाइज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो स्टेटमेंट में ही बोल रहा है। पहले में वो खुद कह रहा है कि भाई उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भाई सोल्वर एस सोल्व कर रहा है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं आपके सामने कठिन से कठिन सवाल सोल्व कर रहा हूं तो मुझे जिम्मेदार ठहराओगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इसी प्रकार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला देखो, चारों में से नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एक डिफरेंट चार्ट। देखो बच्चे, ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जानबूझ के दी जाती है ताकि जो बच्चा तैयारी अभी शुरू किया, हालांकि मेंस में तो देने की जरूरत ही नहीं है, एक प्री में तो फिल्टर हो गया ना बच्चे, कि जिन बच्चों को एसएससी का पता भी नहीं वो जाकर के एग्जाम में बैठ जाएं, वो जाकर के एग्जाम में बैठ जाएं तो वो ये भी पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मेंस प्री क्लियर करके आए हैं तो पता है ये नहीं पढ़ना है ना। तो सिंपल सा फंडा है। कौन सा डिफरेंट है? टेंपल प्रे, मंदिर प्रार्थना है, थिएटर में मूवी चलती है, मंदिर में प्रार्थना होती है, और रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। आपके सिलेक्शन के बाद मेरी तरफ से ऑल ओवर इंडिया में जहां पर डिनर बोलोगे वहां पर सिलेक्शन लेके आओ। लेकिन पार्क में तैराकी नहीं करते भाई, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, पार्क में तो घूमने जाते हैं, कभी कभी अकेले, कभी कभी किसी के साथ। चलो आ जाओ नेक्स्ट। दोस्त के साथ बोला है मैंने। यहां देखो, उसने क्या बोला, स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट दे दिए, है ना, आर्ग्यूमेंट दे दिए। अब स्टेटमेंट उसने बोला, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। कहां से स्टेटमेंट है? यहां से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, उसने बोला जल विद्युत अन्य प्रकार के बिजली उत्पादन की तुलना में अधिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, वो क्लीनर है और ग्रीनर है, यानी कि उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है, स्वच्छ भी है। पहला उसने बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 एमिशन। जल विद्युत संयंत्रों में लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। बिल्कुल, ग्रीनर वर्ड तभी यूज होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाली जाती, यानी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं ना, उसकी प्लेट भी नंबर प्लेट ग्रीन होती है कि वो पोल्यूशन नहीं फैलाती। पोल्यूशन नहीं फैलाती, ग्रीनर वर्ड तभी यूज होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूशन नहीं फैलाता है, नहीं फैलाता, तो पहला सही है। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट समर्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ अंडर वाटर thereby affecting local flora and fauna। जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं भारी मात्रा में पानी के नीचे डूब जाती है, जिससे स्थानीय वनस्पति और जीव प्रभावित होते हैं। इसके बारे में स्टेटमेंट में जिक्र ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता। स्टेटमेंट में सीधा है, स्वच्छ है और ग्रीनर है। तो दूसरा गलत है, पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है, सेकंड वीक फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टेटमेंट दे रखी है और ये कॉन्क्लूजन दे रखे हैं। पहला कॉन्क्लूजन, जैकल्स एंड काओ। जैकल और काओ में यहां से देखेंगे, देखो बच्चे सर्टेन केस है, सर्टेन केस है जैकल और काओ का। ये 50-50 है और ये 100-50 है। तो हॉर्सेज की वैल्यू 50-50 नहीं है, तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन में सम के केस सही होते हैं। हॉर्स और शिप में, हॉर्स और शिप यहां से लेंगे। देखो बच्चे,
काउ की वैल्यू 50-50 हो गई, 50-50 हो गई तो अनसर्टेन बन गया, अनसर्टेन बन गया तो शिप और हॉर्स गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, सी इज द राइट आंसर। 150 कंसेप्ट पूरा 10 घंटा 8 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। पूरा सिलोजिज्म की पॉसिबिलिटी भी, रिवर्स सिलोजिज्म भी, 4 स्टेटमेंट भी, 3 स्टेटमेंट भी, क्या अनसर्टेन क्या सर्टेन, सारा कंसेप्ट डिटेल में पेड बैच का यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। यूट्यूब वाला तो देख लिया करो। सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर, उसमें तो पैसा भी नहीं लगता। सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर सर्च करके पूरी बड़ी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंप्लीट करना होता है पैटर्न। अब पैटर्न कंप्लीट करने में आपको ये देखना होता है कि भी कौन सा पैटर्न कंप्लीट करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सा पैटर्न कंप्लीट करने का मतलब पता है क्या है, उसका मतलब ये है कि कौन सा इसमें फिट बैठेगा, फिट बैठेगा। अब आप एक बात बताओ कि ये कंप्लीट स्क्वायर तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना, बिल्कुल, है ना। और ये यहां सर्कल भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब अगर ये सर्कल आएगा तो यहां सर्कल क्यों नहीं दे रखा, लाइन तो कहीं पर है ही नहीं तो ये लाइन क्यों दे रखी है, लाइन तो कहीं पर है ही नहीं तो ये लाइन क्यों दे रखी है। मैंने आपको कहा था फिगर वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत करोगे, पूरा डायग्राम नहीं बनाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, रोटेशन नोट अलाउड कर रखा है, रोटेशन नोट अलाउड कर रखा है, तो इसमें छुपी हुई आकृति ढूंढनी है। तो सबसे पहले ऐसा पार्ट ढूंढो जिसमें लेफ्ट में सर्कल और राइट में स्क्वायर हो। लेफ्ट में सर्कल, राइट में स्क्वायर, लेफ्ट में सर्कल राइट में स्क्वायर है, बट इतना नजदीक नहीं है, इस तरीके से ऊपर जाकर के ऐसा बन भी नहीं रहा। लेफ्ट में सर्कल राइट में ये स्क्वायर है ही नहीं, लेफ्ट में सर्कल राइट में स्क्वायर तो है, लेफ्ट में सर्कल राइट में स्क्वायर तो है, बट इसमें ऊपर की तरफ जाएगा, ये इसमें नीचे की तरफ दे रखा है, गलत। इसमें सही है कि ऊपर की तरफ ही जा रखा है और एग्जैक्टली छुपा हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला क्यू हैज एग्जाम ऑन सैटरडे, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम एस एंड क्यू। अरेंजमेंट करनी है। उसने पूछा, क्वेश्चन पता क्या पूछा है उसने, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज वी हैव एग्जाम। वी का एग्जाम कब है, कब है, कितने लोग हैं, 3 3 4 1 7 लोग हैं, ठीक है। तो वी का एग्जाम पता करना है, लो भाई वी का एग्जाम पता कर लेते हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग मंडे से की है तो मंडे से ही स्टार्ट करना भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ओके। देखो उसने बोला क्यू हैज एग्जाम ऑन सैटरडे, क्यू सैटरडे को भी है, क्यू सैटरडे को ही है, सैटरडे कर दिया। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, मतलब एस फिक्स, 2 लोग हैं तो एस फिक्स। आर हैज एग्जाम बिफोर एस, आर एस से पहले या आर ट्यूसडे आएगा या मंडे आएगा, बट आफ्टर पी, लेकिन पी के बाद है, आर एस से पहले है पी के बाद में है, तो पी आर एस लगातार हो गए। यू हैव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी, यू टी के तुरंत बाद है, टी के तुरंत बाद तो यही जगह खाली है, तुरंत बोला, इमीडिएटली बोला, इमीडिएटली तो यही खाली है, तो वी कब आ गया, संडे को, वी संडे को आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बोला है, ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक, कौन सा ऑप्शन। अब ऐसे केस में आपको पैटर्न ढूंढना होता है कि 18 से 198 कैसे बना, और उसके बाद 13 से 144 कैसे बना, क्या पैटर्न लागू हुआ। स्क्वायर के नजदीक अगर दिखाई दे तो याद रखना बच्चे, स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे सोचने। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा ये कहूंगा, मल्टीप्लाई भी सोचना है,
कि आप थोड़ा सा एक बार दिमाग जरूर लगाओ, ठीक है भाई। डायरेक्ट दिख रहा है, थोड़ा सा सोचो। अरे 18 इंट, एक सेकेंड, ब्लू कलर से ही देखो। अरे रेड हो गया क्या? 18 इंटू 11 198 होते हैं। 31 इंटू 11 341 होते हैं। 22 इंटू 11 243 होता है, 242 होता है। लेकिन 13 इंटू 11 143 होता है, 144 नहीं होता है, ठीक है डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। U का L से क्या संबंध है? U का L से क्या संबंध है? देखो, U इज फादर ऑफ N, U N के पिता हैं। ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन, U N के पिता हैं, ठीक है। तो U पिता बना दिया किसका? N का। N इज सिस्टर ऑफ T, N बहन है तो N बहन बना दी T की। T इज वाइफ ऑफ I, T पत्नी बना दी I की, तो I पति। I इज सन ऑफ L, I बेटा बना दिया L का, ठीक है। हाउ यू रिलेटेड टू एल? यू रिलेटेड टू एल, यू का एल से क्या संबंध है? यू रिलेटेड टू एल, एल के बेटे की पत्नी का पिता है। एल का बेटा आई, एल्स सन आई, आईज वाइफ टी एंड वाइफ्स फादर यू। एल के बेटे आई की पत्नी टी का पिता, बेटे की पत्नी का पिता, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर छुपा हुआ है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। यहां देखो, अब सबसे पहले उसने फिगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड उसी प्रकार सी इज रिलेटेड टू डी। बी ए जो है बी से रिलेट कर रहा है। अब ए को बी से रिलेट करने के लिए ये 90 डिग्री घूम जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री घूम रखा है भाई, देखो ये ऐसे घूमेगा तभी तो स्क्वायर ऊपर आया, तो ये ऐसे घूमेगा तो सर्कल ऊपर आ जाएगा। सर्कल ऊपर एक में ही दे रखा है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद स्टेटमेंट दे रखी है। अब क्वेश्चन से स्टेटमेंट कैसे? भाई आपको जवाब देने के लिए कौन सा जरूरी है वो बताना है। सफिशिएंट का मतलब है कौन सा पर्याप्त है, पर्याप्त है मतलब जरूरी है, जरूरी है मतलब किससे आंसर आ सकता है, पहले से आ सकता है, दूसरे से आ सकता है, दोनों से आ सकता है, दोनों से मिला करके आ सकता है, डिपेंड करता है वो आंसर सोल्व करने के बाद। उसने बोला अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मार्बल, अरविंद के पास ब्लू ग्रीन व्हाइट मार्बल है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल आउट ऑफ ऑल द मार्बल ही हैज? कितनी परसेंटेज क्या रहेगी, क्या परसेंटेज रहेगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला, द सम ऑफ ब्लू ग्रीन मार्बल ही हैज 7। भाई तब पता चलेगा ना जब हमें डेटा एक्यूरेट मिले, परसेंटेज तो तभी निकालेंगे। उसने कहा सम ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल हैज 7, ब्लू और ग्रीन के 7 हैं और परसेंटेज ऑफ व्हाइट निकालना है। भाई व्हाइट परसेंटेज तब निकालेंगे ना जब हमें व्हाइट की एक्यूरेसी पता चले या टोटल पता चल जाए। टोटल पता चल जाता तो ब्लू ग्रीन को माइनस कर देते तो व्हाइट निकल जाता, और टोटल मार्क्स आएंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगी, यानी कि टोटल नंबर आएंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगी। ब्लू और ग्रीन का पता है, इससे हम परसेंटेज व्हाइट की नहीं बता सकते। ही हैज 3 व्हाइट मार्बल आउट ऑफ 10, 3 व्हाइट मार्बल हैं कितने में से? 10 में से। अब तो 3 व्हाइट मार्बल हैं 10 में से, अब तो परसेंटेज बता ही सकते हो। अब तो परसेंटेज बता ही सकते, इतना तो परसेंटेज पढ़ ही रखा होगा। 3 कितने में से? 10 में से, ठीक है। तो परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि सेकंड जवाब दे पा रहा है, यानी कि डेटा सेकंड अलोन
पर्याप्त है और पहला पर्याप्त नहीं है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, कितना आसान क्वेश्चन दिया है, सी का कोड पूछा है। अरे भाई सी का कोड पूछा है तो सी कॉमन निकाल दो, इन दोनों में कॉमन निकालो, या तो बाकी दो कॉमन निकल जाते, वो कट जाते, सी बच जाता। अब सी कॉमन निकल गया तो सी कॉमन निकल गया तो इन दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन देख लो तो एमपी देख लो, तो सी का कोड एमपी है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां देखो, देखो ऐसे केस में आपको, मैंने आपको कहा पहले सारे वर्ड्स पढ़ लो मीनिंगफुल, पूरा ऑर्डर हो सकता है ना भी पता चले, ना भी पता चले तो शुरुआत का लास्ट का कुछ तो पता चले, बीच का कुछ तो पता चले। डिलीवरी, सूखा, प्रेस, ड्राई, प्रेस, फिनिश्ड पेपर, पल्प। अब ये पेपर बनाने का प्रोसेस दे रखा है, पेपर बनाने का प्रोसेस दे रखा है, तो इतना कंफर्म है कि डिलीवरी, भाई पेपर बनेगा तभी तो कहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा तो डिलीवरी लास्ट में जाएगी, डिलीवरी लास्ट में जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन खत्म है ना। और पेपर बनाने का प्रोसेस है तो सबसे पहले पल्प, यानी कि पल्प जो होता है कागज का लुगदी जिसे बोलते हैं, कागज की लुगदी, उसको प्रेस किया जाता है ना, तभी पेपर बनता है। पेड़ से ही तो मतलब पेड़ से ही तो कागज बनाया जाता है, तो पेड़ की जो पल्प होता है, पल्प से ही तो कागज बनाया जाता है। तो 4 से शुरुआत होगी, ये खत्म, ये खत्म, मतलब पल्प होगा पहले पेड़ का पल्प लिया जाएगा, फिर उसको प्रेस किया जाएगा और प्रेस करने के बाद उसको सुखाया जाएगा, सुखाया जाने के बाद पेपर तैयार, और पेपर तैयार होने के बाद डिलीवरी हो जाएगी। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बहुत बड़ी इक्वेशन आजकल देने लगे हैं, बहुत बड़ी सी इक्वेशन उसने दे दी, और इतनी बड़ी इक्वेशन सोल्व करवाने का मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन चेक करना, और ज़्यादा से बड़ी इक्वेशन आजकल देने लगे हैं। तो ऐसे केस में कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए। सबसे पहला काम, सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल दो। बी की जगह क्या दे रखा है, बी की जगह दे रखा है मल्टीप्लाई 5, डी की जगह दे रखा है, डी की जगह दे रखा है -13, बी की जगह मल्टीप्लाई 2, सी की जगह प्लस 14, ए की जगह डिवाइड 7, डी की जगह पे -15, बी की जगह पे मल्टीप्लाई 5, सी की जगह पे प्लस 102, ए की जगह पे डिवाइड, सी की जगह पे प्लस 15। सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल दो, टाइम बचे तो ही सोल्व करना इतनी बड़ी इक्वेशन, वरना मत करके आना। कैलकुलेशन बड़ी फास्ट तो होगी ही, आप मेंस के बच्चे हो, है ना। तो सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में, जरूर नहीं जल्दी से सारी इक्वेशन प्लस माइनस करके, क्या पता कोई जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाए। तो ये 5 है ना, और ये 27, 275 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 2 27, -13 दूनी 26, प्लस 2 माइनस 15 इंटू 5 75, प्लस 51 प्लस 15। ठीक है, यूनिट डिजिट से चलो भाई। 5 -6 -1, 5 -6 -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 प्लस 1, -5 -4 बन गया, प्लस 1 -3 बन गया, प्लस 5 2 बन गया, यूनिट डिजिट 2। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, यूनिट डिजिट 5, फिर यूनिट डिजिट 6, सारी यूनिट डिजिट अलग थी इसलिए चल दिया मैं, फिर यूनिट डिजिट 2, फिर यूनिट डिजिट -5, फिर यूनिट डिजिट प्लस 1, जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है माइनस, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 में से 6 गए 2, यूनिट डिजिट 2, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा
एज इट इज आप इस रिकॉर्डेड बैच में पाओगे और पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है और प्राइस भी बहुत कम है। मात्र 699 में आप रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हो, ना केवल एसएससी बल्कि बैंक की, रेलवे की, एनटीपीसी की, हर एक एग्जाम की रीजनिंग कवर हो सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भाई, और वहाँ पर रीजनिंग सेक्शन में जा करके रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेना, उसी की फीस इतनी कम है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ रह करके तैयारी करना चाहते हो तो सब कुछ एक छत के नीचे, रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी, डाउट क्लास, डाउट टीचर, पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी प्लान है। एक ही जगह पे लाइब्रेरी, एक ही जगह पे रहना, आपका पूरा टाइम बच जाएगा। उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, रैंकस गुरुकुल कैंपस के लिए, ठीक है। इस नंबर पे कैंपस के लिए ही कांटेक्ट करना बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन बैच वगैरह के लिए कांटेक्ट मत करना, कैंपस की पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर रहने का मतलब है सरकारी नौकरी बहुत ही जल्दी और अच्छी नौकरी पाने के लिए ये आपको रैंकस गुरुकुल कैंपस में। अगर ऑनलाइन बैच की इंक्वायरी लेनी है तो ये इंक्वायरी नंबर है 8506003399, ठीक है, ये इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।